तो इस वक्त हम बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। रायगढ़ की ओर हम जाएंगे। बिलासपुर ये वही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जहां गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने फांकी नामक ऐतिहासिक कविता की रचना की थी। ये स्टेशन गवाह है कई ऐतिहासिक मुद्दों का, आंदोलनों का। इस समय चुनाव के मूड पर पूरा देश चल रहा है, तो हम बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सफ़र शुरू करके महाराज चक्रधर की नगर रायगढ़ जाएंगे और वहाँ जानेंगे कि इस वक्त देश का दिल की धड़कन किसके लिए धड़क रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र इस ट्रेन में, और यहाँ के मुसाफिरों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं देश की सियासी समीकरणों के बारे में, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में इस बार जाएंगे और वोट डालेंगे। यहाँ बहुत सारे यात्री हैं, हर वर्ग के लोग सफ़र कर रहे हैं, तमाम वर्ग के लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, इस मोहब्बत की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। जब हिंदुस्तान हम कहते हैं तो उसे एक माला में पिरोने का काम भारतीय रेलवे करता है। भारतीय रेलवे में हर वर्ग के लोग सफ़र करते हैं और लगभग एक बड़ी आबादी रोज़ एक स्थान से दूसरे स्थान इसी के माध्यम से अपनी यात्रा करती है। हम इन मुसाफिरों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में वो किन मुद्दों को लेकर अगली सरकार चुनने जा रही है, किन तथ्यों को लेकर वो वोटिंग करेगी। इसके अलावा भी उनके रोज़मर्रा के जीवन में किस तरह की चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों की कोशिश करेंगे जानने के लिए। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? पहला मुद्दा तो है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी। देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ये। गारंटी तो सब बोलते हैं कि 5 साल के बाद फिर पता नहीं चलता है गारंटी क्या है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, ऐसा दावा करते हैं, भाजपा के भी नेता करते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन लोग महंगाई की भी बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दा है आपके लिए? अभी हिंदुस्तान में सर कोई महंगाई नहीं है। इसका कारण ये है कि महंगाई अगर बढ़ी है तो रोजी रोटी भी बढ़ी है, तनख्वाह लोगों की तनख्वाह बढ़ा है। पिछले टाइम में 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो चावल मिलते थे। आज के ज़माने में 60 रुपये 70 रुपये 55 रुपये 40 रुपये मिल रहे हैं। परंतु पिछले जो टाइम में 2 रुपया 1 रुपया रोजी हुआ करता था, आज के डेट में कम से कम 500 से 600 रुपये रोजी रोटी है। तो महंगाई कहाँ, हमें बताइए आप। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कहना है इनका। लेकिन हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानते रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं है। भाजपा जो है चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ रही है। पूरे देश में कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा है। आप कितने प्रभावित नजर आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मोदी का चेहरा नहीं, विकास है सर, विकास है। विकास कंपलसरी विकास है, हर जगह विकास है। कोई जगह ऐसा छूटा नहीं जहाँ विकास नहीं है। जब तक बीजेपी सरकार है विकास होता रहेगा, भ्रष्टाचारी जेल जाते रहेंगे, ये गारंटी है मोदी की। आप लगातार सफ़र कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा बड़ा 5 साल में हुआ था। कृषि बिल भी वापस लेना पड़ा था सरकार को। किसानों को क्या उनके फसल की जो कीमत है वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? चुनाव लड़ेंगे, 5 साल कुर्सी उनका सेफ हो जाएगा। बस यही होता है राजनीति में, और क्या होगा। नेता लोग यही करते हैं। पूरे सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? पार्टी राजनीति से ऊपर उठ के अपन बात करें तो क्या बदलना चाहिए सिस्टम में? सिस्टम में पहले तो लोगों को शिक्षित करवाना चाहिए। शिक्षित होगा तो रोजगार खुद ढूंढेगा। शिक्षा चाहिए, फिर रोजगार चाहिए। इस ट्रेन में हम राजनीति की बात तो काफ़ी कर चुके हैं, हम लोगों के दिलों की बात जानना चाहते हैं। हम शुरू में ही कहते हैं कि हम दिलों की धड़कन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो क्या महंगाई और क्या बदलाव होना चाहिए सिस्टम में? ऐसा है इसमें सर कि एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी महंगा है। आम आदमी जैसे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो गया या हेल्थ डिपार्टमेंट में हो गया, तो हर कोई उतना नहीं कर पाता। सिंपल आदमी तो उतना कर पाएगा, इतना महंगाई बढ़ चुका है जी। एजुकेशन को कैसे आम लोगों के लिए सस्ता एजुकेशन कैसे मुहैया हो, क्या होना चाहिए इसके लिए? कुछ कदम कुछ दिमाग में है आपके? आम लोगों के लिए वही है कि सिंपल जैसे पढ़ाई होता है वैसे होना चाहिए। जैसे महंगा स्कूल है या तो महंगा कॉलेज है और महंगा कहीं बाहर पढ़ाई हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को भी उसमें अमल करना चाहिए, हिसाब से काम करना चाहिए कि जो महंगा है उसको थोड़ा हिसाब से करे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि देश की बहुत बड़ी आबादी जो है रेल पर ही सफ़र करते हुए अपना जीवन बिताती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे होते हैं। रेलवे में सुधार की बहुत सारी बातें होती है। रेलवे को स्वच्छ रेलवे और
ज़्यादा सुविधा युक्त रेलवे बनाने की बात होती है। रेलवे कितना सुधरा है, क्या इसमें इतना बदलाव आया है? हमारे साथ कुछ रेलवे कर्मचारी हैं जो अक्सर अपना दिन इसी ट्रेन में बिताते हैं। उनसे बात करते हैं, हालांकि वो लंच कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में रेलवे में कितना बदलाव आया है। पूरा बदलाव आया है सर। हाँ, पूरा बदलाव आया है। किस तरह की बदलाव? साफ सफाई सब तंदुरुस्त, एकदम कोई दिक्कत नहीं रेल में। एजुकेशन महंगा है, हेल्थ महंगा है। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे सरकार डील करे? कैसे सबको एक समान शिक्षा कम उसमें मतलब खर्चे में मिल पाए? इसको लेकर क्या होना चाहिए? स्कूल में सब प्राइवेट स्कूल में एकेडमी में पढ़ाते हैं लोग, लेकिन बड़े बड़े लोग क्यों नहीं एकेडमी अथी सरकारी में पढ़ाते हैं? अपना बाल बच्चा को देश विदेश भेजते हैं, लेकिन गरीब सब तो यहीं रह जाते हैं। इसको सुधार करने की जरूरत है। हाँ, आप लोग रोज इसी तरह से ट्रेन में ही भोजन करते हैं, तो घर के खाने की याद नहीं आती? आती है, लेकिन घर से ही बना के एक आदमी देता है। ये बिलासपुर में ऑर्डर करते हैं तो बना के ला के देते हैं। खाना अच्छा हाँ। है। ट्रेन में खाना पीना को लेकर बहुत शिकायत रहती थी पहले। अब किस तरह का सुधरा है? खाने में क्या बदलाव आया है? अभी देश में चुनाव होने वाला है और कई प्रकार के मुद्दे हैं। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, ऐसा कर देंगे। आपको क्या लगता है, आप लोग किन मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में उसमें जाएंगे, वोटिंग करने जाएंगे? सर जो अच्छा सरकार जो काम करेगी सर उसी को तो वोट देगा अभी। तो अभी तो 10 साल से मोदी सरकार है, उनका कामकाज कैसा लग रहा है आपको? मोदी सरकार काम का अच्छा लग रहा है सर जी। क्या उनका मतलब सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको? अब उनका जो देश के लिए सर जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं अभी, करीब सब काम में करीब अच्छा कर रहे हैं अभी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर से एक बार मोदी सरकार चाहते हैं? अब सर मोदी सरकार तो ठीक है सर अभी। सफ़र आगे बढ़ते हुए रायगढ़ की ओर बढ़ते चला जा रहा है और लगातार मुसाफिर उतरते जा रहे हैं, नए मुसाफिर इस सफ़र में जुड़ते जा रहे हैं। कुछ नए मुसाफिर इस वक्त हमारे साथ इस ट्रेन में जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को महत्वपूर्ण नज़रिए से देख रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेंगे। किस तरह के मुद्दे देख रहे हैं सर चुनाव में इस बार? चुनाव में मेनली अब हम लोग तो यंग जनरेशन के हैं, तो विकास मेन है। डेवलपमेंट का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जितना ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास हेल्थ पहुँचे, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, बना है, लेकिन क्या सब लोगों को मिला है ये देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अनाउंस कर दिया अपन ने कि बनाना है, परंतु लोगों को मिला है कि नहीं उसका असली लाभ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी मैं हम उसी लोग मुद्दे पे ही वोट दूंगा। अभी हम लोग जनरल डिब्बे में भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोग एजुकेशन के लेकर बोल रहे थे कि एजुकेशन दिनों दिन महंगा होते चले जा रहा है, तो उसे कैसे सरकार मीटअप करेगी, कैसे सबको एक सस्ता शिक्षा मिल पाए जिनको अभी तक उस तरह से महंगी शिक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है। इसको लेकर क्या कदम किया जाना चाहिए? इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वैसे ही राष्ट्रीय फीस नीति भी बननी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में स्कूल की फ़ीस बहुत हाई जा रही है। उसके बाद स्कूल में पढ़ाने के बाद आपको ट्यूशन भी अलग से करवाना पड़ता है। जब इतनी अच्छी पढ़ाई है तो ट्यूशन भी क्यों करवाना? या तो आप पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दीजिए कि ट्यूशन का खर्चा माँ बाप के ऊपर ना पड़े। उसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी फ़ीस आजकल बढ़ गई है, उसके फॉर्म्स की फ़ीस बढ़ गई है। ये सब चीज़ों पे सरकार को देखना चाहिए। सो एनसीईआरटी जो किताब निकाला सस्ता है। अब प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो प्राइवेट कंपनी का किताब ला कर इतना महंगा, इतना बोझ कर दिए हैं बच्चे लोगों को, जो परेशान ढोते ढोते बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हर स्कूल में जब एनसीईआरटी का निकाला है, गवर्नमेंट निकाला है, तो प्राइवेट क्यों दे रहा है बच्चे लोगों को? इतना लोड कितना क्यों बढ़ा रहा है? चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने एक देश एक चुनाव की बात कही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है। प्रैक्टिकली इसको ज़मीन पर उतारना थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर क्या ये बेहतर कोशिश है या किस तरह से देखते हैं इसे? बहुत अच्छी कोशिश रहेगी, खर्च कम आएगा, देश का पैसा बचेगा और जितना टाइम बर्बाद होता है वो कम बंद हो जाएगा। नेतागिरी कम होगी, काम ज़्यादा होगा। नेतागिरी क्योंकि साल भर फिर नेतागिरी चलती है, साल भर चुनाव होते हैं, साल भर नेतागिरी, और लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होता है।
चुनाव के लिए छुट्टियां भी कम देनी पड़ेगी, सरकार को भी इससे कम होगा। भले तो हमारे साथ इस ट्रेन में काफ़ी जागरूक और मुद्दों पर बातचीत करने वाले लोग हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं देश में और आम बातचीत में। सोशल मीडिया का ज़माना है इस समय और सोशल मीडिया में किसी मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाइप दिया जाता है और किसी मुद्दे को इस तरह से बना दिया जाता है कि दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे कमज़ोर हो जाते हैं उसके सामने। जैसे एक मुद्दा अक्सर चलता है कि भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में इतना बेहतर काम किया कि पूरी दुनिया में अब मोदी का ही मतलब एक तरीके से नेतृत्व स्वीकार किया जा रहा है। क्या लगता है कि वैसे देश वाकई में उस तरफ बढ़ रहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया द्वारा बनाया हुआ हाइप है? मेरे ख्याल से तो मतलब जिस टाइप के उसको हाईलाइट किया जा रहा है उस द्रुत गति से नहीं बढ़ रहा है इंडिया जो है। मतलब दिखावा ज़्यादा है, चाल कम है। एक दूसरी सरकार की ये मंशा होनी चाहिए, खास करके हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि यहाँ निवासरत लोग मिडिल क्लास के ज़्यादा हैं। किसी की भी सरकार बनती है, मिडिल क्लास वालों को एक प्रलोभन दिया जाता है कि ये सरकार आएगी तो ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, जबकि होता वैसा कुछ नहीं धरातल में। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी महंगाई की मुद्दा, भाई मिडिल क्लास वाले वोट देते हैं बराबर अपने मन से। मोदी सरकार, मोदी 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 मोदी, एक दिल में सबका बैठा हुआ है कि मोदी अच्छा करेंगे, लेकिन जो परिणाम और जो निष्कर्ष निकल के आना चाहिए वो परिणाम मिडिल क्लास वालों को नहीं मिलता साहब। मिडिल क्लास को अभी वो नतीजा नहीं मिला है जिस नतीजे की उम्मीद से वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर वो दीवानगी मिडिल क्लास ने जो 2013-14 के चुनाव में दिखाई थी, लेकिन अभी नतीजा 24 तक के नहीं मिल पाया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अब 47 की बात करते हैं कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए कई कठोर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। सब्सिडी और छूट जैसी कई चीज़ों को ख़त्म की जा सकती है, जैसे कि हमने कोरोना काल के बाद देखा कि बहुत सारी छूट और सब्सिडी अब ख़त्म कर दी गई है। हालांकि जो मुफ्त अनाज गरीबों को दिया जाएगा वो 2029 तक जारी रहेगा, ऐसा वादा उन्होंने कर दिया है। बिलासपुर से चलकर हम रायगढ़ पहुंच चुके हैं। रायगढ़ ये एक ऐतिहासिक नगरी है, महाराज चक्रधर की नगरी मानी जाती है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं। रेलवे के सफ़र में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हुए उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की कि क्या वो देश में बदलाव चाहते हैं, चुनाव के माध्यम से देश को कहां आगे ले जाना चाहते हैं। राजनीतिक के अलावा सामाजिक, आर्थिक हर मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। अभी रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हम मुद्दे चाहते हैं, आम जनता को जो अधिकार है वो होना चाहिए, लेकिन हम कहाँ देखते हैं लोग जो है चुनाव के समय में बहुत सारे जो है घोषणा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद उनके घोषणा पर अमल नहीं होता है। तो जब अमल ही नहीं होता है घोषणा करके कोई फ़ायदा नहीं है। और हम देख रहे हैं आज के तिथि में जो बीजेपी गवर्नमेंट जो घोषणा किया था उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। 15 लाख 1 करोड़ रोजगार वो सब कहाँ, सब हवा हवा हो गया। तो इससे जनता का क्या उम्मीद रहेगा। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उससे किस तरह देखते हैं आप? मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन मोदी तो सब कुछ खत्म कर दिए, सब बिक्री कर दिए, रेल सेल BSNL सब बिक्री कर दिए। जो बनाया हुआ चीज़ को जो हमारे बाप ने अर्जित किया था, बाप का संपत्ति को बेटा धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। निजीकरण जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है और इसको एक गलत तरीके से देख रहे हैं कि लोग निजीकरण नहीं होना चाहिए, सरकार का जो उपक्रम है सरकार ही चलाए, ऐसा मानना है। और कुछ लोग मौजूद हैं झारखंड के रहने वाले हैं। हाँ। क्या मुद्दा है झारखंड में इस बार, किस तरह से लोग सोच रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो मूल निवासी है उसको खाली नाम का मूल निवासी बना रहा है, उसके नाम में बोला, मगर उसका कोई डेवलप नहीं हो रहा है। पूरा झारखंड वहीं का वहीं है। आज से आप छत्तीसगढ़ के कीजिएगा तो 1% भी डेवलप नहीं हुआ। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। तो क्या जैसे कि झारखंड में लगातार जो सरकारें बनी वो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरती गई हैं, अभी जो पिछले मुख्यमंत्री थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भ्रष्टाचार ने झारखंड को क्यों घेर रखा है? देखिए, जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ मुख्यमंत्री है, एक सोचे तो मूर्ख मंत्री है बोलिए, उसको चला रहा कोई और। क्योंकि पहले जब विभाजन हुआ बिहार तो उसको चला रहा से बिहार सरकार, सोचिए तो एक तरह से पीछे से,
मगर काम सिर्फ नाम का अंगूठा उसको दे रहा है कि ये मुख्यमंत्री है। देखिए उससे पहले मधु कोड़ा था, आप उस ये में आप देखिए उसके पीछे जितना भी घोटालेबाज थे सब बिहार के थे, कोई झारखंड के नहीं थे। यही वजह से झारखंड कभी डेवलप नहीं कर रहा। अभी केंद्र में सरकार को लेकर चुनाव हो रहा है, दिल्ली के मोदी सरकार के खिलाफ अगर देखा जाए तो विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी एक चेहरा के तौर पर उभरते हैं। 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, उससे आप कितना प्रभावित होते नजर आते हैं? देखिए ये सब एक मतलब बोलिए तो अब पब्लिक को विडम्बना में फंसा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस का टाइम में पैदा लिए, जब रोजगार हुआ तो हम लोग को तो आज तक नहीं मिला। तो उसका बेटा राहुल गांधी वो क्या दे सकता है? हम तो राजीव गांधी के टाइम में पढ़ा लिखे, नौकरी पढ़ने का समय में आया, हम लोग तो आज प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ लिख के प्राइवेट में कर रहे हैं। आज हम लोग भी अपना भविष्य जान रहे हैं कि वो लोग को प्राइवेट में कराना है। तो ये झारखंड से थे और इनको भी अभी काफ़ी मतलब आक्रोश है सिस्टम से, और ख़ास तौर पे झारखंड राज्य में जिस तरह से सरकारों ने काम किया है उससे इनको काफ़ी नाखुशी थी। काफ़ी लोग हैं, ये ऐसा इलाका है, एक सीमावर्ती इलाका है छत्तीसगढ़ का, जिससे थोड़ी ही आगे उड़ीसा की सीमा लग जाती है और एक माइनिंग बाहुल इलाका है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। झारखंड से रोजगार के लिए आपको यहाँ आना पड़ा है। हाँ। ऐसी क्या मजबूरी? झारखंड में क्यों रोजगार नहीं मिल पा रहा? नहीं सर, उधर का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इधर आ गए सर। प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज से कितना संतुष्ट हो? हाँ, वो तो संतुष्ट है एकदम, बिल्कुल। सबसे अच्छा काम क्या लगा उनका? सबसे सभी ठीक है दीदी, जैसे रेसोल्यूशन सब दे रहा। हाँ, लेडीज लोगों को सिलाई मशीन दे रहा, हर महीना में 1000 रुपया करके दे रहा था। हाँ, रोजगार भी, घर भी दिला रहा था, इसीलिए मोदी जी को भी चाहिए सर। तो प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में जो एक लाल फीता शाही है उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी रही है। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? एक तो महंगाई का मुद्दा है, एक बेरोजगारी का मुद्दा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और बीजेपी आ जाए तो अच्छा है। हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। हम यूपी के रहने वाले हैं। बाबा योगी जैसी सरकार होनी चाहिए हर जगह। हिंदुत्व का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है इस चुनाव में? है जी, हिंदुत्व का मुद्दा तो इतना है कि 99% है आजकल मोमडन जो अनपढ़ हैं वे आज अशिक्षित हैं, वे सब कुछ चुप हैं। नहीं, लेकिन एक तरफ देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ देश की जनता को हिंदुत्व की तरफ मोड़ा जा रहा है। इसमें हमको हिंदू तत्व चाहिए। महंगे मुद्दे को एक बार झेल लेंगे, वो हमारी एक पर्सनल हो जाएगा काम, देश के अंदर की बात है, पर हिंदू तत्व को जब पहले होना चाहिए। इस तरह से लोगों की अलग अलग राय बन रही है, अलग अलग अपने तरफ से लोग बात रख रहे हैं। किसी के लिए धर्म महत्वपूर्ण है, किसी के लिए रोजी रोटी महत्वपूर्ण है, किसी के लिए समाज में अलग अलग पहलू पे लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उन मुद्दों के साथ वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अपनी पसंद के मतदाता को चुनेंगे। अभी हम काफ़ी लोगों से बातचीत का सिलसिला और जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्या सोचते हैं लोग इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर वो ईवीएम का बटन दबाएंगे। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इसमें हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप किस तरह के मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जा रहे हैं? क्या किन मुद्दों को लोग वोटिंग करेंगे आप? भैया हम लोग तो भाजपा वाले हैं। क्या भाजपा का कौन से सरकार का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? बहुत सारे काम है जो अच्छा करते हैं वो, जैसे कि आवास। मैं गांव से हूँ भैया, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कि आवास और वो जो 1000 रुपये सबको दे रहे हैं वो, और बहुत सारे भी है उनके काम। देखिए, आवास को भाजपा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वादा किया था और इस बार भी घोषणा पत्र में है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास मुहैया कराया जाएगा और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था और काफ़ी लोगों ने इस मुद्दे पर सरोकार भी किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने तो 1 लाख रुपया देने का वादा किया महिलाओं को, उसको किस तरह से उस पर नहीं मिला है भैया अभी तक। नहीं, अभी जीतेंगे तब तो मिलेगा बोला है ना। अब वो तो पता नहीं। अच्छा,
तो राहुल गांधी वाले मुद्दे की बारे में जानकारी आम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। आज का दौर सोशल मीडिया संचार का दौर है, फिर भी लोगों तक की कई चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। ये चुनावी वादे धीरे धीरे हो सकता है लोगों तक पहुँचे। फिलहाल हम रायगढ़ स्टेशन पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के मुद्दों को देख रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारे साथ रायगढ़ के एक युवा भी हैं। आप किस तरह के मुद्दों को देखते हैं और जब वोटिंग करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? वोटिंग करने से हम लोग ये देखना जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भाजपा कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, दोनों में से जो भी हमारे लिए तो नुकसान ही हो रही है। तो युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं के लिए क्या सोच है, क्या बदलाव चाहता है देश में? जॉब, सबके मेन तो जॉब है जी। सबसे पहले सबको जॉब मिले, जो कि कांग्रेस सत्ता रहते हुए तो सबको मिलती थी, लेकिन भाजपा सत्ता रहने में हम लोग को पीछे घूमना पड़ रहा है, सब चीज़ों को बोलना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं रोजगार की मांग, कहीं महंगाई का मुद्दा, तो कहीं धर्म, कई ऐसे मुद्दे हैं, कहीं आवास का है, तो कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जनता जो है मतदान केंद्र तक पहुंचेगी और अपना जनादेश वो देगी। ये महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान हमने ये पड़ताल की कि कई ऐसे मुद्दे हैं, हम अगर सिर्फ कमरों में बैठकर बहस करेंगे और मान के चलेंगे कि ये आगे चल रहा है और पीछे चल रहा है, उससे हम बहुत सारे मुद्दों को टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने इस यात्रा के दौरान ऐसे कई मुद्दों को छुआ है, कई ऐसे चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि इस समय देश क्या सोच रहा है। यानी कि वर्तमान सरकार के कामकाज से आप नाखुश नज़र आते हैं। चूँकि आप रेलवे परिसर में हैं, मैं आपको रेलवे का ही हाल बता दूं कि भारत सरकार और देश के में बैठी जो ये भ्रष्ट सरकार है, यह ट्रेनों की बात करती है तो ट्रेन आपका दुरंतो और ये आपका अभी नई ट्रेन चालू हुई है वंदे भारत, इन सब की जो श्रेणियां हैं, किराया इनका 10 गुना हो गया है। लेकिन भारत सरकार रेल मंत्रालय किसी भी एक पैसेंजर ट्रेन को लेके और किसी फास्ट ट्रेन की कोई टाइमिंग नहीं है, कहीं पे कोई भी गाड़ियों को खड़ी कर दिया जाता है। यात्री इतने परेशान होते हैं, कोई अपने समय से कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सकता है, किसी का दुख में जाना है तो नहीं पहुंच सकता। केवल अगर गाड़ियां दौड़ रही हैं तो कोयले से लदी माल की गाड़ियां जो अडानी और अंबानी की हैं। इस देश में जितने भी प्लेटफार्म में विस्तार किया जा रहा है, पूरे भारत में रेल विस्तार जितने भी हो रहे हैं, ये केवल आने वाले चुनाव के बाद इनको बेचने के लिए इसका भारत सरकार विस्तार करने जा रही है। विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो सरकार की कमियों को उस तरह से उजागर कर पाए। विपक्ष के पास सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने पदयात्रा की हो, न्याय यात्रा। लगातार वह जनता के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निरंतर पूरे देश में वो घूम रहे हैं और जनता के हक के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के हक के लिए, गरीब किसान मजदूरों के हक के लिए वह अपनी आवाज़ बुलंद किए हैं। पूरा विपक्ष एकजुट है और विपक्ष के सबसे मजबूत नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं। महिलाओं का भी अपना मुद्दा है, सुरक्षा से लेकर कई प्रकार की बातें हो रही हैं, महिलाओं को कई प्रकार की सुविधाएं देने की बात हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं? सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा बिल्कुल देनी चाहिए। जिस तरह से अभी महिलाएं जितनी भी हर एक क्षेत्र में असुरक्षित हो गई हैं, तो जो भी सरकार हैं और जो भी सरकार आती हैं, उनको सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। अभी महिलाओं को कुछ राशि भी दी जा रही है और कांग्रेस की ओर से 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हो रही है, तो उस तरह से किस तरह से देखते हैं इसको? क्या संभव है, किस तरह से हो पाएगा? देखिए, ये जो भी सरकार आती है और ये पैसे देने की बात होती है, तो पैसा ना देकर उनके उत्थान के लिए बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी सरकार आएगी, ये एक तरह का प्रलोभन है और प्रलोभन से कुछ नहीं होने वाला है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को कोई खास काम करना चाहिए जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो। पैसे कितने दिन चलेंगे? कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे कि महिला हमेशा सुरक्षित रहे। ठोस कामकाज होना चाहिए। फ्रीबीज या प्रलोभन देकर कितने दिन तक कि आखिर किसी को खुश किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारी बहन ने की है। कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ मैं आशीष तिवारी, एशियन न्यूज़, रायगढ़।